आसू पार्टी ने कल पार्टी का स्थापना दिवस बलिदान दिवस के रूप में मनाया था और कल अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच में कहा था कि आसू पार्टी सरकार को जगाने का काम करेगी। और दूसरे दिन आसू के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। देवशरण भगत ने कहा कि जिस वादे के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता में आए हैं, उन्होंने वादा किया था कि झारखंड की सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये करके दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने सत्ता में आते ही 6 लाख महिलाओं के नाम काट दिए हैं। ऐसे में फिर से देवशरण भगत ने सरकार को जगाने का काम किया और कहा कि अब इसे आसू बर्दाश्त नहीं करेगी। आसू समय समय पर सरकार को जगाने के लिए आंदोलन तक करने का उन्होंने घोषणा किया है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत, चलिए हम आपको सुनाते हैं। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि पार्टी ने तय किया है कि संथाल हुल 30 जून हुल दिवस है। संथाल हुल सिद्धू कानू के चांद भैरव के हुल के कारण और करीब करीब 10,000 झारखंडी संथाल भाई उसमें शहीद हुए थे। उसको हम शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं या हुल दिवस के रूप में मनाते हैं। पार्टी संथाल हुल 30 जून को संथाल घटना में मनाने का निर्णय लिया। 8 अगस्त निर्मल महतो का शहादत दिवस है। निर्मल महतो ने पार्टी आजसू को जन्म दिया, आजसू के सोच को स्थापित किया, आजसू को स्वरूप दिया। आज उनके शहादत दिवस ने हमको शुरू से ऊर्जा भी दिया है। उनके शहादत के बाद ही झारखंड आंदोलन में आजसू ने पूर्ण आंदोलन करने का निर्णय लिया। हम 8 अगस्त निर्मल महतो के शहादत दिवस के दिन जमशेदपुर में शहादत दिवस मनाएंगे। 9 अगस्त आदिवासी दिवस और अगस्त क्रांति दिवस भी हम इसकी विस्तृत रूपरेखा कार्यक्रम का तैयार कर रहे हैं। पार्टी इस पर निर्णय लेने के बाद से बताएंगे। मुख्य रूप से कल जिन बातों को फोकस हम लोगों ने किया वो था झारखंड के अस्मिता को लेकर के, झारखंड के पहचान को लेकर के, झारखंड के अस्तित्व को लेकर के, झारखंड, झारखंडी और झारखंडियत को लेकर के जो विषय को लेकर के अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, आज उन तमाम विषयों को लेकर हम फिर से संकल्पित है कि हम वर्तमान सरकार के समक्ष इन तमाम विषयों को लेकर के आगे रखेंगे। सरकार स्पष्ट रूप से कहा था कि पहले तो ये झारखंड में स्थानीय नीति आज तक नहीं बनी, झारखंडी कौन है वो भी नहीं बन पाया है। स्थानीय नीति स्पष्ट करें। रोजगार के संदर्भ में सभी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। मैया सम्मान योजना के तहत तो मदद की जाएगी। चुनाव तक तो निश्चित तौर पर इन लोगों ने मैया योजना को की राशि करीब करीब कुछ लोगों को दिया, लेकिन वर्तमान में सरकार की तरफ से यही कही जा रही है करीब 6 लाख से ज्यादा महिलाओं को छाट दिया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर इतने लोगों को जो दिया गया वो किस नियम के तहत दिया गया, और आज जो हटाया गया तो किस नियम के तहत हटाया गया। अगर दिया गया और गलत हुई है, इसके लिए दोषीदार कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसको दंडित करने के लिए सरकार क्या कर रही है, उस पर क्या कार्रवाई कर रही है। छाट रहे हैं अभी, और जो राशि चली गई इस राशि को रिटर्न करने के लिए जो ये करेंगे आप, लोग कह रहे हैं कि इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो एक तरह से आप मैया सम्मान की तो बात करते हैं और एक तरह से मैया का अपमान जो कर रहे हैं, इस तरह का महिलाओं को अपमान होने नहीं देगा आजसू पार्टी, क्योंकि हम महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति हमेशा से संवेदनशील रहे हैं और मैया के सम्मान के नाम पर उसका अपमान होने नहीं देंगे। पहले जो लोग इस तरह का कर्म किए हैं, जिसके तहत ये तो इस तरह से कहा जा रहा है कि जो पैसा पहले दी गई वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से दिया गया। मैंने ये कहेंगे कि चुनाव के लिए, चुनाव वृद्धि के लिए दिया गया, ये मैया सम्मान नहीं था, वो चुनाव वृद्धि के लिए सम्मान दिया गया। तब ये
जिस तरह से काम हुआ है, ये हमको लगता है कि ये नियम कानून को ताक में अगर दिए गए हैं तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। हम लोग इसके लिए जरूरत पड़े तो हम लोग और आगे कोर्ट तक भी जाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, वहाँ के डायरेक्टर को या निजी क्षेत्र में जो भी कंपनियां हैं, वहां पर आजसू पार्टी के तमाम पदाधिकारी जाकर के ज्ञापन देंगे और ये हिसाब मांगा जाएगा कि आप मुझे ये डेटा उपलब्ध कराइए कि कितने लोगों को आपने नौकरी दिया। ये सिर्फ सरकार को या कंपनियों को जानने का अधिकार नहीं है कि ये जो नौकरी का सवाल है वो आप किन को दे रहे हैं, ये जनता को भी जानने का अधिकार है। तो हम जनता को ये डेटा इकट्ठा करके बताएंगे कि किन कंपनियों ने कितने स्थानीय लोगों को नौकरी दिया है और निजी क्षेत्र की कंपनियों में कितने लोगों को नौकरी मिला है, आउटसोर्सिंग की एजेंसी में कितने लोगों को नौकरी मिला है। एक बड़ा सवाल और झारखंड के अंदर खड़ा हुआ है कि आउटसोर्सिंग जो एजेंसीज हैं, जो सरकार हायर कर रही है, उसमें आरक्षण की किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। आज तमाम विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसी को लाया जा रहा है। झारखंड के पर्यटन विभाग में आप देख रहे होंगे कि तमाम आउटसोर्सिंग एजेंसीज को हायर किया गया है। तो सरकार से ये सवाल बनता है कि क्या सरकार सिर्फ ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ही रोजगार देना चाहती है, और अगर ठेकेदारी प्रथा से देना चाहती है तो क्या उसमें आरक्षण का पालन हो रहा है, और अगर आरक्षण का पालन नहीं हो रहा तो ये अधिकार का हनन क्यों किया जा रहा है। क्योंकि एक सवाल बीच में ये खड़ा हुआ था कि 2,88,000 पद जो सृजित थे, उसमें बीच में ये बात सामने आई सरकार की तरफ से कि अब सिर्फ 1,51,000 पद हमारे बचे हैं। तो इन पदों पर जब आपने नियुक्ति की ही नहीं तो ये पद भरे कैसे। इन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से शायद भर दिया गया। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब सरकार ने कहा है कि हम आरक्षण देंगे, लेकिन यह सवाल पहले खड़ा होता है कि आरक्षण का जो पहलू है आप किस रूप में और कैसे देंगे। इसलिए सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग में, निजी क्षेत्र में आपने 75% दोनों जगहों पर रिजर्वेशन की बात कही। अब ये सिर्फ एक आई वॉश की तरह प्रतीत होता है, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं वो भी एक प्राइवेट कंपनी है, हालांकि वो सरकार के साथ एसोसिएट होकर के काम कर रही है। और जो वहां पर निजी क्षेत्र की कंपनियां जो खनन कर रही हैं, जो माइनिंग कर रही हैं, जो बॉक्साइट की माइनिंग कर रहे हैं, या तमाम तरह की जो माइनिंग कर रही हैं, उन कंपनियों में भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। तो हम ये दो महत्वपूर्ण एक तरीके से पहल करने जा रहे हैं। पहला तो ये है कि सरकार नौकरी दो अभियान की शुरुआत होगी। दूसरा, निजी क्षेत्र में कितने स्थानीय लोगों को नौकरी दिया गया, इन सारे सवालों को हम लोग निजी क्षेत्र की कंपनियों से पूछेंगे। और आउटसोर्सिंग कंपनियों में 75% रिजर्वेशन क्या दिया गया है और सरकार इसके लिए क्या करने वाली है, इन पर भी हम लोग सवाल पूछने जा रहे हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू, नियुक्ति को पारदर्शी व्यवस्था के साथ लागू करेंगे। सरकार ने कहा था परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति, ये तीनों हम समय से करेंगे। लेकिन हर जगह सरकार विवादों में फंसती है। जिस तरीके से सीआईडी जांच में ये बात सामने आई है कि सेटिंग गेटिंग हुई थी, प्रश्न पत्र लीक हुआ था, सरकार की जांच एजेंसी ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि पेपर लीक हुआ था। तो इसके लिए अकाउंटेबल कौन है, उत्तरदायी कौन है, सरकार को भी ये स्पष्ट करना चाहिए। इसलिए हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि नौजवानों का जो नौकरी का सवाल है, जो यहाँ पर नियुक्तियों का सवाल है, वो समय से पूरा किया जाए। चाहे वो जेटेट का मसला हो, चाहे जेपीएससी का मसला हो, चाहे जेएसएससी का मसला हो, इसको लेकर के आजसू पार्टी आयोग के पास भी जाएगी और आयोग से भी सवाल करेगी और आयोग को भी ज्ञापन देने का काम करेंगे। तो 3 पहलू पर हम लोग अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला, निजी क्षेत्र की कंपनियों से सवाल होगा। दूसरा, आउटसोर्सिंग एजेंसी से सवाल होगा। और तीसरा, सरकार के आयोग से सवाल होगा कि नियुक्तियों को लेकर के आप क्या करने वाले हैं। और इन सारे सवालों को लेकर आजसू पार्टी अब सड़क पर उतरने वाली है। पहले हम अपने पहले चरण में कंपनियों को ये आवेदन देने वाले हैं, कंपनियों से ये सवाल पूछने वाले हैं। और रोजगार के मसले पर आजसू पार्टी युवाओं के लिए लड़ने के लिए तैयार है। और कल हरिवंश टाना भगत के स्टेडियम में केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी ने साफ तौर पर यह कहा कि आजसू पार्टी झारखंड के नौजवानों के अधिकारों को लेकर, नौजवानों के सवालों को लेकर, नौजवानों के रोजगार के सवाल को लेकर, नौजवानों के नौकरी के सवाल को लेकर बहुत प्रतिबद्ध है और बहुत कह सकते हैं कि मुखर तरीके से आजसू पार्टी इसकी आवाज को बुलंद करेगा। तो यही आज मुख्य तौर पर हम घोषणा करना चाहते हैं कि आजसू पार्टी रोजगार के सवाल पर अब सरकार से सवाल करने वाली है और तमाम मुद्दों पर हम सरकार से एक तरीके से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। आजसू पार्टी ने बलिदान दिवस के तौर पर अपने बलिदान को याद किया, संघर्ष को याद किया और जिस तरीके से संघर्ष की पूरी पृष्ठभूमि को तैयार करके झारखंड अलग राज्य आंदोलन को तैयार किया गया था और फिर झारखंड अलग राज्य हासिल किया गया था, उन तमाम पहलुओं और बिंदुओं पर झारखंड आंदोलनकारियों ने अपनी राय रखी। और जो कल के कार्यक्रम का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि राज्य की जो युवा आबादी है वो एक तरीके से उनकी भावनाओं का हम प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जो उनकी वेदना है, जो उनकी पीड़ा है, जो उनका दर्द है, जो रोजगार के सवाल हैं, जो यहाँ पर नियोजन का सवाल है, यहाँ पर जो आरक्षण का सवाल है,
इन सवालों पर भी केंद्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े विस्तार पूर्वक लगभग अपने 2 घंटे के भाषण में इन बातों को रखा। मुख्य सवाल जो निकलकर सामने आ रहा है कि झारखंड की सरकार ने ये कहा था कि हम यहाँ के नौजवानों को नौकरी देंगे, और सरकार ने एक कानून लाया था 2021 में, हालांकि फिर से उनकी सरकार आई है। उन्होंने कहा था कि निजी क्षेत्र में हम 75% का आरक्षण देंगे। ये पूरे कानून का अनुपालन नहीं हो पाया और कंपनियां हाईकोर्ट चली गई। उसके बाद सरकार ने फिर से एक रास्ता अपनाया कि हम आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन देंगे। आपने देखा होगा कि पूर्व में ये कहा गया था कि जो 75% निजी क्षेत्र की नौकरी है उसमें 40,000 रुपये तक की जो सैलरी की नौकरी है उसमें स्थानीय लोगों को दिया जाना था। लेकिन ये सरकार अपने 6 साल के लगभग के कार्यकाल में अब तक स्थानीयता के सवाल का हल नहीं निकाल पाई है। स्थानीय नीति का मसला अब तक हल नहीं हो पाया है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि इस राज्य के अंदर जो 4,88,000 सृजित पद हैं, उन पदों में 2,88,000 पद खाली पड़े हैं और उन पदों पर जो भी नियुक्तियां होती है वो विवादित हो जाती है, चाहे वो जेपीएससी का मसला हो, चाहे वो जेएसएससी का मसला हो। तो इन तमाम मसलों को लेकर आजसू पार्टी आने वाले वक्त में सरकार नौकरी दो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। ये एक बड़ी घोषणा हम झारखंड के नौजवानों के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी एक बड़ा सवाल है, पलायन एक बड़ा सवाल है, नियोजन एक बड़ा सवाल है। झारखंड के लगभग 2 करोड़ 20 लाख नौजवान जो 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के हैं, और अगर आप गौर करेंगे झारखंड के 18 से 25 और 25 से 40 वर्ष तक की उम्र सीमा के लोगों की, तो 70% की आबादी नौजवानों की झारखंड के अंदर है। इन नौजवानों के सवाल पर सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है और सरकार हर बार सिर्फ उलझाना चाहती है। सरकार ने ये कहा था कि हम यहाँ के नौजवानों को 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ये 5 लाख रोजगार कब देंगे, कैसे देंगे, इसका कोई रोड मैप नहीं है। तो सवाल ये